क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं वो बस यूं ही नहीं हो जाती, कि शायद कोई है जो पर्दे के पीछे से सारे तार खींच रहा है। आज हम सोर्स मटेरियल के जरिए इन्हीं अनदेखे हाथों की पड़ताल करने वाले हैं। ये जो शब्द है ना, डीप स्टेट, ये एक राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बहुत ज्यादा चर्चा में आया। लेकिन जिस कॉन्सेप्ट की बात सोर्स करता है वो कोई नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है। तो इस पावरफुल आइडिया को समझने के लिए सोर्स हमें किसी थ्योरी से नहीं बल्कि एक ऐसी चौंकाने वाली असली घटना से रूबरू कराता है जिसने एक पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सोचिए, सिर्फ एक एक्सीडेंट और उसने अपराध, राजनीति और पुलिस के बीच के ऐसे छुपे हुए गठजोड़ को उजागर कर दिया कि तुर्की के लोगों ने इसे एक नाम दिया, डेरिन डेवलट, जिसका मतलब है डीप स्टेट। तो ये अदृश्य नेटवर्क, ये डीप स्टेट आखिर है क्या, जिसका जिक्र सोर्स मटेरियल में बार बार आता है? इसे एक ऐसी परमानेंट पावर स्ट्रक्चर की तरह बताया गया है जिस पर चुनावों में कौन जीता कौन हारा इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन ये ढांचा ये वहीं का वहीं रहता है। मतलब आप सोचिए कि कुछ ऐसे ताकतवर लोग हैं जिन्हें हमने चुना भी नहीं, और असली रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है। और हमारे चुने हुए नेता, वो तो बस शतरंज की बिसात पर मोहरे बनकर रह जाते हैं। ठीक है, पर सवाल यह है कि ये नेटवर्क आखिर काम कैसे करता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करता कैसे है। इसे समझने के लिए सोर्स हमें इतिहास के एक बहुत ही अहम केस स्टडी की तरफ ले जाता है। ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब चिली के नए नए चुने गए राष्ट्रपति ने बहुत पावरफुल अमेरिकी कंपनियों के मुनाफे पर सीधी चोट कर दी। और देखिए, सीआईए के एक पूर्व डायरेक्टर के हाथ से लिखा यह नोट साफ साफ बताता है कि प्लान क्या था। प्लान था देश को अंदर से ही तबाह कर देने का। तो ये एक तिहरा हमला था। आप समझिए, एक तरफ सेना को भड़काया, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को तोड़ा और तीसरी तरफ मीडिया के जरिए लोगों को अपनी ही चुनी हुई सरकार के खिलाफ कर दिया। देश को पूरी तरह घुटनों पर ला दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों चिली जैसे देश में इतना सब कुछ करने के पीछे असली मकसद क्या हो सकता है? ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसे एक ऐसी चीज से ताकत मिलती है जिसके खिलाफ एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने बहुत पहले ही दुनिया को चेतावनी दे दी थी। और मजे की बात यह है कि ये चेतावनी किसी पॉलिटिशियन ने नहीं बल्कि खुद एक 5 स्टार जनरल रह चुके प्रेसिडेंट आइजनहावर ने दी थी। उन्होंने हितों की एक ऐसी तिकड़ी को पहचान लिया था जो हमेशा जंग से ही फायदा कमाती है। सोर्स इसके लिए वियतनाम युद्ध का उदाहरण देता है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका जानता था कि वो जीत नहीं सकता, फिर भी उसे 20 साल तक चलाया गया। ये इसी कॉम्प्लेक्स के काम करने का एक बड़ा उदाहरण माना जाता है। अब स्क्रीन पर जो ये नंबर है, $771 बिलियन, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। सोर्स की माने तो ये सिर्फ 4 साल में सिर्फ 5 बड़ी अमेरिकी हथियार कंपनियों को मिले कॉन्ट्रैक्ट्स की कीमत है। ये रकम तो दुनिया के कई देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। सोर्स इसे रिवॉल्विंग डोर सिस्टम कहता है। मतलब एक ऐसा घूमता हुआ दरवाजा जहां अधिकारी पहले सरकार में बैठकर हथियार इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं और फिर रिटायर होकर सीधे उन्हीं कंपनियों में मोटी तनख्वाह पर नौकरी करने चले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिया जाता है डिक चेनी का। देखिए, वो पहले डिफेंस सेक्रेटरी थे, फिर एक बड़ी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के सीईओ बने और फिर वापस सरकार में वाइस प्रेसिडेंट। और नतीजा, इराक युद्ध के दौरान उनकी पुरानी कंपनी को मिले अरबों डॉलर के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर ये सब पर्दे के पीछे होता है तो एक बड़ा सवाल है, ये लोग मिलते कहाँ हैं, अपनी ग्लोबल स्ट्रेटेजी बनाते कहाँ हैं? सोर्स इशारा करता है बिल्डरबर्ग मीटिंग्स की तरफ। ये हर साल होने वाली एक टॉप सीक्रेट मीटिंग है जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, मतलब पॉलिटिशियंस, टॉप बैंकर्स, टेक कंपनियों के सीईओज, यहां तक कि खुफिया एजेंसियों के चीफ भी, सब कथित तौर पर दुनिया की नीतियां तय करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में जो रिसर्च की गई है उसके अनुसार इन मीटिंग्स के एजेंडे और उसके बाद दुनिया में होने वाली बड़ी घटनाओं के बीच एक साफ पैटर्न नजर आता है। तो आखिर में ये सारी जानकारी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबसे जुड़ा है कि हमारी इस दुनिया के नियम, कायदे कानून असल में लिख कौन रहा है?